हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन गौरव में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग सुपर टेट सहायक अध्यापक से संबंधित एक टॉपिक है संवैधानिक एवं मानवीय मूल्य, उन पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, मुझे पूरा यकीन है आपको ये वीडियो पसंद आएगा, तो पूरा वीडियो देखिए और अगर पसंद आए तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट्स करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, मूल्य जो है, मूल्य यानी वैल्यू, इस शब्द की उत्पत्ति एक लैटिन भाषा के शब्द से हुई है। लैटिन भाषा का शब्द है वैलेयर और वैलेयर का मतलब होता है उपयोगिता। यानी मूल्य का मतलब क्या है? उपयोगिता। जो जीवन के मूल्य हैं या जिस तरह के मूल्य हैं उनका मतलब क्या है? उपयोगिता। और ये एक तरह का अमूर्त संप्रत्यय है, यानी अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है। अमूर्त संप्रत्यय यानी जो संप्रत्यय हमें दिखाई नहीं देगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें बात करते हैं हम लोग, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि मूल्यों की उत्पत्ति कहाँ से होती है। तो मूल्यों की उत्पत्ति होती है सामाजिकरण से, यानी समाज में रहकर ही हम किसी तरह के मूल्यों को समझ पाते हैं, देख पाते हैं, पालन कर पाते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि मूल्य कितने प्रकार के होते हैं, तो उसके लिए अगली PDF आपके सामने है। चलिए अब बात करते हैं मूल्यों के प्रकार। तो समझिएगा, मनोवैज्ञानिक आधार पे मूल्य 7 प्रकार के होते हैं। पहला है मानवीय, ह्यूमन। नंबर 2 है संवैधानिक, कॉन्स्टिट्यूशनल। तीसरा है संज्ञानात्मक, कॉग्निटिव। नंबर 4 है धार्मिक। नंबर 4 इसमें सामाजिक लिखा है मैंने, सामाजिक। नंबर 4 है धार्मिक। नंबर 6 है नैतिक और नंबर 7 है पर्यावरणीय। यानी मनोवैज्ञानिक आधार पर जो जीवन के मूल्य हैं वो 7 तरह के होते हैं। ये मैंने मनोवैज्ञानिक आधार पर लिखा। अब एक एक करके इनके विषय में समझते हैं। जैसे पहला लिखा है मानवीय। मानवीय का मतलब क्या है? जो जीवन में हम लोग मानवीय आधार पर मूल्य, जैसे किसी के प्रति मानवता, प्रेम, सहानुभूति आदि। जो संवैधानिक है मतलब समानता, विश्व बंधुत्व की भावना, ऐसी सारी चीजें। संज्ञानात्मक का मतलब क्या है? जहां पे हम लोग बात करेंगे तर्क की, बुद्धि की, विवेक की, याददाश्त की, चिंतन की, वो हो गया हमारा संज्ञानात्मक। सामाजिक का मतलब है क्या कि हमें समाज में रह के कैसे व्यवहार करना है, क्या बातचीत करनी है, कैसे लोगों से बात करना है, कैसे रहना है। धार्मिक का मतलब क्या हो गया भैया? धर्म के आधार पर मेरा धर्म अच्छा है, हम उसके धर्म की पूजा करेंगे, लेकिन सभी धर्म अच्छे हैं, सभी धर्मों का सम्मान करना है। यानी ऐसे मूल्य जो आएंगे उन्हें हम लोग धार्मिक कहेंगे। फिर छठा आता है भैया नैतिक। नैतिक का मतलब क्या है कि क्या सही है, क्या गलत है, नैतिक रूप से क्या हमें करना चाहिए, नैतिक रूप से हमें क्या नहीं करना चाहिए, क्या अनैतिक है, ये सारी चीजें इसमें आएंगी। और 7वां है पर्यावरण। पर्यावरण का मतलब पर्यावरण संरक्षण, हमें पेड़ पौधों के प्रति कैसा व्यवहार करना है, जीव जंतुओं के प्रति कैसा व्यवहार रखना है, पेड़ पौधे हमें लगाने हैं, जीव जंतुओं का संरक्षण करना है, किसी जीव को या पेड़ पौधे को बेवजह सताना नहीं है, काटना नहीं है, बर्बाद नहीं करना है। ये सारी चीजें यहाँ पर आती हैं। तो ये 7 हमारे जो हैं मूल्य, ये मनोवैज्ञानिक आधार पे हैं। चलिए अब बात करते हैं, देखते हैं वैज्ञानिक आधार पे ये कितने तरह के हैं। तो वैज्ञानिकता या आधुनिक आधार पे इन्हें 5 तरह का माना जाता है। वस्तुनिष्ठता यानी ऑब्जेक्टिबिलिटी। अगला भैया रचनात्मकता यानी क्रिएटिव थिंकिंग। तथ्यात्मकता यानी फैक्टलिटी। अगला भैया उत्सुकता, ज्ञान की उत्सुकता, ईगरनेस ऑफ नॉलेज। एंड लास्ट है भैया तार्किकता यानी रीजनिंग एबिलिटी। क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे पूछा गया था कि वैज्ञानिक या आधुनिक आधार पर मूल्य कितने प्रकार के हैं। तो भैया मनोवैज्ञानिक आधार पर मूल्य कोई पूछ दे तो 5, और वैज्ञानिक या आधुनिक आधार पर पूछे तो मूल्य कितने हैं? 7। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक में। क्या होते हैं मानवीय मूल्य? समझिएगा, मानवीय मूल्य वे लक्षण या आदर्श हैं जो मानव को किसी भी परिस्थिति में या किसी भी विषय के मूल्यांकन की क्षमता को प्रदान करते हैं। हम लोग जिस परिस्थिति में हैं, हमारे देश काल में जो हमारे वातावरण है, इस समय कोरोना पीरियड चल रहा है या कोई आतंक का दौर चल रहा हो या युद्ध काल का दौर चल रहा हो
या बेरोजगारी का दौर चल रहा हो या भ्रष्टाचार का दौर चल रहा हो, तो जो भी दौर चल रहे हैं इनमें उस परिस्थिति के हिसाब से हम किसी चीज का मूल्यांकन कैसे करेंगे, इसे बोलते हैं मूल्य। अर्बन महोदय बड़ी अच्छी इसकी परिभाषा बताते हैं। अर्बन महोदय कहते हैं कि मूल्य वो है जो मानव इच्छाओं की पुष्टि करे, और इसी तरह हमारे फिचर महोदय कहते हैं कि मूल्य वो है, वो मानदंड हैं जो पूरे समाज को, संपूर्ण समाज और जो संस्कृति हमारी, जो कल्चर है, यानी जो हमारी सोसाइटी और कल्चर है, उसको सार्थकता प्रदान करें। तो ये दो डिफिनीशन बड़ी महत्वपूर्ण हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसी टॉपिक में। चलिए अब बात करते हैं कि मानवीय मूल्यों के प्रकार कितने हैं। तो भैया जो मानवीय मूल्य हैं कुल 3 प्रकार के हैं। नंबर 1 सामाजिक मूल्य, नंबर 2 आध्यात्मिक मूल्य और नंबर 3 हमारा जैविक मूल्य। ठीक है, 3 मूल्य हो गए। तो अगर आ जाए कि मानवीय मूल्यों के प्रकार क्या हैं, तो 3 तरह के हैं। कैसे, समझिएगा। जैसे हम लोग बात करते हैं सामाजिक मूल्य क्या होते हैं, जैसे स्वास्थ्य हो गया, संपन्नता हो गई, कुशलता हो गई, आप समाज में लोगों के साथ कैसे रहते हो, ये हमारे सामाजिक मूल्य हैं। आप पास पड़ोस में झगड़ा तो नहीं करते हो, कूड़ा तो नहीं फैलाते हो, है ना, शोर शराबा नहीं करते हो, ये सब जीवन मूल्य के मतलब सामाजिक मूल्य हो गए हमारे। अब बात करेंगे हम लोग धार्मिक मूल्यों की, आध्यात्मिक मूल्यों की। तो आध्यात्मिक मूल्य का मतलब क्या है, धार्मिक स्वभाव वाले, जो लोग धार्मिक स्वभाव वाले हैं, जो आत्मा परमात्मा में, जन्नत में, दोखज में, स्वर्ग में, नरक में, इन सब में यकीन रखते हैं, जो परालौकिक ब्रह्म को मानते हैं। ठीक है ना। और तीसरा क्या होता है, जैविक मूल्य। आप अपना जीवन यापन कैसे कर रहे हो, ये आ जाता है जैविक मूल्य में। ठीक है भैया। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है कि मानवीय मूल्य कितने प्रकार के हैं, तो 3 प्रकार के हैं। अब चलिए बात करते हैं मानवीय मूल्यों को सहायक तत्वों की। चलिए एक एक करके देखते हैं मानवीय मूल्यों के सहायक तत्व। तो चलिए एक एक करके नजर डालते हैं इन पे। इसमें है नंबर 1 वंशानुक्रम। वंशानुक्रम का मतलब क्या हुआ कि आपको कभी कभी क्या है, देखिए मानवीय मूल्य है क्या कि हमारा जो समाज है, समाज के प्रति हमारा नजरिया क्या है, तो इसमें वंशानुक्रम बड़ी भूमिका निभाता है। हो सकता है हमारा वंशानुक्रम या मेरे परिवार में सभी लोग समाज के प्रति बड़ा समर्पित हैं, तो हमारा नजरिया भी वैसा ही हो जाएगा। इसके अलावा आप जिस वातावरण में रहते हैं, जैसे हम किसी ऐसे वातावरण में रहते हैं जहां सभी लोग उच्च मानवीय मूल्यों वाले हैं, जो चाहते हैं समाज तरक्की करे, जो लोग चाहते हैं कि हम एक्टिव होकर समाज की तरक्की करवाएं, जो लोग अपने देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जो लोग अच्छे तौर तरीकों वाले हैं, तो ऐसे लोग कहाँ आपको मिलेंगे, आपको मिलेंगे समाज में, यानी परिवार में, आपके पास पड़ोस में, विद्यालय में, समाज में, ये सारे लोग मिलते हैं। और ये हमारे मानवीय मूल्यों को बढ़ाने में या कम करने में भी सहायक हैं। अगर हमें सही समाज, सही पास पड़ोस, विद्यालय नहीं बनेगा तो हमारे मानवीय मूल्यों का विकास नहीं होगा। हमें अच्छा पड़ोस मिलेगा, वो हमें अच्छी बातें सिखाएगा, अच्छा विद्यालय मिलेगा, अच्छी बात सिखाएगा, अच्छे समाज में रहेंगे, अच्छी बात सिखाएगा। पालन पोषण का ढंग हमारा कैसा हुआ है, अगर हमें छोटे से ही, बचपन से ही समाज में हमारी क्या जिम्मेदारी है, समाज में हमें कैसे रहना है, हमारा काम क्या है, हमें समाज में ईमानदारी से रहना है, शोर शराबा नहीं करना है, सबको लाभ पहुंचाना है ना, सबको लाभ पहुंचाते हुए, मतलब कई ऐसी चीजें जो हमें करवाई जा सकती हैं। और आजकल एक पॉइंट मैं और जोड़ दे रहा हूं, सोशल और प्रिंट मीडिया। आजकल सोशल प्रिंट मीडिया यानी फेसबुक, व्हाट्सएप, जो भी आपके हैं, इंस्टाग्राम या ट्विटर, ये भी मानवीय मूल्यों में सहायक हैं। अगर लगातार आप सोशल मीडिया पे अच्छी बातें देख रहे हैं तो आप पॉजिटिव थिंकिंग वाले हो जाएंगे, तो आपको वैसी चीजें समझ में आएंगी। और अगर आप ट्विटर पर या फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे कुछ ऐसी चीजें पढ़ रहे हैं जो देश विरोधी हैं, राष्ट्र विरोधी हैं, समाज विरोधी हैं, लगातार आप पढ़ते रहेंगे तो क्या होगा, धीमे धीमे उसका प्रभाव आपके दिमाग में पड़ेगा और इस तरह से आपके मानवीय मूल्य जो हैं कम भी हो सकते हैं। ठीक है भैया। तो इसका मतलब क्या है कि जो प्रिंट मीडिया है वो भी हमारे मानवीय मूल्यों को सहायक तत्व है। अगर हम हमेशा अच्छी अच्छी चीजें पढ़ते हैं, आप ध्यान दीजिएगा, अभी लॉकडाउन के समय में रामायण का प्रसारण हुआ था, रामायण का, महाभारत का भी। रामायण का ही क्यों, मूवी क्यों नहीं दिखाई? चाहते तो पर डे मूवी दिखा सकते थे, लेकिन रामायण क्यों दिखाई? रामायण में उन्होंने दिखाया कि एक भाई भाई के साथ कैसा व्यवहार करे, एक पत्नी अपने पति या देवर के साथ कैसा व्यवहार करे, एक बेटा अपने पिता के साथ कैसा व्यवहार करे, पिता अपने बेटे के साथ कैसा व्यवहार करे, एक राजा अपनी प्रजा के साथ कैसा व्यवहार करे, है ना।
तो ये सारी चीजें दिखाई गई। उन्होंने ये दिखाया कि राम ने मरते मरते भी रावण का सम्मान किया। तो जो ये चीजें जो दिखाते हैं ये सब क्या मानवीय मूल्य, इसीलिए मैंने यहाँ पे एक पॉइंट बढ़ा दिया है, सोशल और प्रिंट मीडिया। ठीक है, चाहते तो वो लोग यहाँ पे ये भी कर सकते थे ना कि पर डे 2-2 घंटे या 3-3 घंटे की मूवी दिखा देते, लेकिन मूवी नहीं दिखाते हैं। ठीक है, और आपने देखा होगा 26 जनवरी या 15 अगस्त में हमारे जितने भी चैनल वाले हैं वो क्रांतिवीर या क्रांति या भगत सिंह या इस तरह की मूवी दिखाते हैं। ये क्या होता है, ये भी मानवीय मूल्यों में सहायक तत्व हैं। जैसा आप प्रिंट मीडिया पे, सोशल मीडिया पे देखते हो, सुनते हो, वैसा ही पोस्ट करते हो, वैसे ही हो जाते हो। ठीक भाई, तो मानवीय मूल्यों में सहायक कौन कौन से तत्व हैं वो हमने लिख दिए। अब हम लोग बात करेंगे मानवीय मूल्य असल में कौन कौन से हैं। तो चलिए अगले पीडीएफ की ओर आते हैं। चलिए आते हैं प्रमुख मानवीय मूल्य। प्रमुख मानवीय मूल्य जो हैं 1886 की हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार हैं। तो देखिए मेन कौन कौन से हैं। सत्य, अहिंसा, सहानुभूति, अस्तेय, अपरिग्रह, समानुभूति, परोपकार, विनम्रता, पारदर्शिता, सादगी, सरलता, जवाबदेही, जागरूकता, ईमानदारी। ये सारी हमारे नैतिक मूल्य हैं, हमारे सारे मानवीय मूल्य हैं। और इनके विषय में तो बताने से कोई लाभ नहीं, आपको अच्छे से मालूम है। हर व्यक्ति के जीवन में सत्य, अहिंसा कितनी इंपॉर्टेंट है। सहानुभूति का मतलब समझते ही सिंपैथी। अस्तेय, अपरिग्रह का मतलब होता है चोरी ना करना। एक शब्द मैंने लिखा यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7वें नंबर पे समानुभूति। समानुभूति का मतलब होता है इम्पैथी। इम्पैथी का मतलब सामने वाले की जगह अपने आप को रख के देखना। जैसे मान लीजिए आपने किसी को डांट दिया, लेकिन आप अपने आप को उस जगह रख के देखिए और सोचिए अगर आपको डांटा होता तो आपको कैसा लगता। इसी को बोलते हैं समानुभूति। उसके अलावा परोपकार हो गया, विनम्रता हो गया, पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी हो गई। आपके अंदर सादगी और सरलता होनी चाहिए। सादगी सरलता होनी चाहिए, है ना। यानी आप इतने बड़े भी ना हो जाएं कि कोई आपसे बात ही ना कर पाए। आपने दोहा सुना होगा कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। यानी पेड़ खजूर का बहुत बड़ा है, लेकिन फायदा क्या, ना तो किसी पक्षी को उसकी छाया लगती है क्योंकि उसकी पत्तियां बहुत ऊंची होती है। इवन मनुष्यों को उसकी कोई क्या नाम छाया नहीं लगती है। और फल इतनी दूर लगता है कि आम आदमी बहुत आसानी से उसको तोड़ भी नहीं पाता है। तो व्यक्ति इतना बड़ा भी ना हो, बल्कि इसकी जगह होना चाहिए सादगी और सरल। जवाबदेही, आपके अंदर जवाबदेही होनी चाहिए। आप जो काम करते हैं अगर कोई तुमसे आपसे पूछे कि इसका क्या मतलब है तो आप बता सकें। आपके अंदर जागरूकता होनी चाहिए, ईमानदार होने चाहिए, सत्यनिष्ठ होने चाहिए, कर्तव्यनिष्ठ होने चाहिए। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो मानवीय मूल्य हैं। ठीक है ना। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार जो है बहुत सारी नीतियां हैं, बहुत सारे मानवीय मूल्य हैं। अच्छा एक चीज याद रखिएगा, मैंने आपसे पहले भी कह रखा है कि जो NCERT है, या शायद वीडियो में ना कहा हो, NCERT है वो कुल 83 तरह के, कितने भैया, कुल 83 तरह के मानवीय मूल्य मानता है। अब हम लोग बात करेंगे मूल्यह्रास की। मूल्यह्रास यानी डिप्रिसिएशन इन मोरल वैल्यूज। क्या होता है मूल्यह्रास, आप देखते होंगे वर्तमान में। आप क्या देखते हैं, वर्तमान में आप समाज में देखते हैं कि कोई किसी से लड़ाई कर रहा है, झगड़ा कर रहा है, चोरी कर रहा है, क्राइम बढ़ गया है, लोगों का एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना घट गई है। कभी कभी लोग गलत काम भी करते हैं। आपने अक्सर न्यूज में देखा होगा यहाँ पे इस तरह का क्राइम हुआ, कहीं पर भीड़ ने किसी को मार डाला, या किसी का एक्सीडेंट हो गया तो लोगों ने उनको बचाने की वजह उनकी जेब से पैसे निकाल लिए। और इस तरह की जब आप घटनाएं सुनते हैं कि हाँ भाई किसी व्यक्ति ने अपने माँ बाप को घर से निकाल दिया, अपने बूढ़े बुजुर्गों को माँ बाप को घर से निकाल दिया, या भाई ने पैसे की लालच में अपने ही भाई की हत्या कर दी। तो जब आप ये सब पढ़ते हैं कि समाज में क्या हो रहा है, ये सब क्या है, मूल्यह्रास। यानी जो हमारे जीवन के मूल्य हैं वो धीमे धीमे कम होते जा रहे हैं। भाई भाई का दुश्मन हो रहा है, बेटा अपने पिता को घर से निकाल दे रहा है, पैसे के लालच में लोग क्राइम कर रहे हैं। तो इन सबको बोलते हैं मूल्यह्रास। तो क्या कारण है, इस पे बात करेंगे। तो मूल्यह्रास के निम्नलिखित कारण हैं। सबसे पहले इसमें आएगा एकल परिवार। ये सबसे पहले से कोई मतलब नहीं, जनरल बता रहे हैं। एकल परिवार यानी सिंगल फैमिली। फिर है भैया आर्थिक कारण, यानी जो इकोनॉमिक फैक्टर है वो हो सकता है। दोषपूर्ण शिक्षा नीति हो सकती है, अर्थात फॉल्टी एजुकेशन हो सकती है। लेक ऑफ एजुकेशन यानी
अनुशासन का अभाव है, सेल्फिशनेस यानी स्वार्थ, सोशल मीडिया आप लोग जानते ही हैं, और अर्थ को प्रधानता। यहां पे अर्थ का मतलब भैया इकोनॉमिक से भी है, पैसे से है। हालांकि हम आर्थिक कारक ऊपर बता चुके हैं, लेकिन यहां पे अलग से लिख दिया पैसा, पैसे की प्रधानता को। एक एक करके समझते हैं। पहला लिखा है इसमें एकल परिवार। एकल परिवार का मतलब क्या हो गया, यानी ऐसी फैमिली जहां पर आप न्यूक्लियर फैमिली भी कह सकते हो। देखिए पहले फैमिली होती थी ज्वाइंट, बाबा भी हैं, दादी भी हैं, चाचा भी हैं, बुआ भी हैं, तो बच्चे को बहुत से लोग मूल्यों का पाठ पढ़ा देते थे। अब माता पिता तो मान लो अपना बिजी हैं, तो बाबा दादी क्या करते हैं, खाली समय में बैठे हुए बच्चों को पढ़ा देंगे, कोई श्लोक सुना देंगे, या बच्चों को अपने बचपन की कोई प्रेरणादायी कथा सुना देंगे, या और कोई कहानी सुना रहे हैं, अपनी पुरानी बातें बता रहे हैं। तो बच्चों के अंदर इन मूल्यों का जैसे कहते हैं बढ़ोतरी होती है। साथ में बच्चों को एक डर भी रहता है कि पापा भी हैं, मम्मी भी हैं, लेकिन बाबा दादी चाचा सभी लोग हैं, अगर हम कोई गलत काम करेंगे तो डांट पड़ेगी या मार पड़ेगी। तो बच्चे के अंदर इन चीजों का डर होता है। लेकिन अब मूल्यों का ह्रास क्यों हो रहा है, एकल परिवार है, पापा और मम्मी हैं, मम्मी घर पे हैं, पापा ड्यूटी पे हैं, बच्चों को मूल्यों की जानकारी देने वाला कोई नहीं है। और चूंकि अब वो अलग रहते हैं तो उनके परिवार के लोग देख लेते हैं कि बच्चों के अंदर कमी है, लेकिन वो बोलते इसलिए नहीं है कि हमारी तो भाई बोलचाल नहीं है, हमसे तो संबंध टूटा है, तो हम क्यों इनके चक्कर में पड़े। तो मूल्यों का ह्रास का एक बहुत बड़ा कारण है क्या, एकल परिवार है। अगर परिवार में एक से ज्यादा 7 लोग, 8 लोग, 10 लोग हैं, यहाँ परिवार में बड़ा करने की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि आजकल तो भाई देख ही रहो यूपी में जनसंख्या नियंत्रण कानून बन रहा है, इसकी बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं ज्वाइंट फैमिली की, कि जहां पे चाचा 4 हैं या 2 चाचा हैं, बाबा हैं, बुआ हैं, दादी, सब लोग साथ रहते, तो वहां की बात कर रहे हैं कि वहां की छोटी छोटी लड़कियां हैं, तो होता क्या कि दादी इनको कहानी सुना रही है, दादी इनको अच्छी बातें बता रही, ये सारी चीजें होती थी। फिर क्या भैया, आर्थिक कारक। आर्थिक कारक भी हो सकता है कोई बच्चे के पास ऐसी कंडीशन आ जाए कि उसके पास पैसे ना हो, और जब पैसे नहीं होंगे तो यार सीधी सी बात है, पैसा कमाने के लिए वो गलत रास्ते पे चल सकता है, और जब वो गलत रास्तों पे चलेगा तो निश्चित तौर पर मूल्यों का ह्रास हो जाएगा। एक कारण लिखा है दोषपूर्ण शिक्षा नीति, ये भी एक बड़ा कारण है। देखिए आप देख ही रहे कि हमारे देश में जो शिक्षा प्रणाली है उसका सिस्टम ही यही है कि आदमी बीए, बीएससी या ग्रेजुएशन या कई तरह की उच्च शिक्षा ले लेता है, उसके बावजूद वो ना तो सही नौकरी पा पाता है, ना सही रास्ते पे आ पाता है। इसको आप ऐसे आप समझ सकते हैं, हम लोग क्या शिक्षा में एजुकेशन जो है वो एक तरह से किताबी शिक्षा है। हम लोगों को नैतिक शिक्षा, नैतिक ज्ञान ये सब कोई देता नहीं है। लोग केवल फॉर्मेलिटी करते हैं कि जो किताबों में लिखा है, जो आपके सिलेबस में लिखा है, हम उसे कंप्लीट करा लेंगे। लेकिन मूल्यों का ह्रास तब तक नहीं रुकेगा जब तक बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ उनको नैतिक मूल्यों की शिक्षा ना दी जाए। और ऐसी शिक्षा ना तो हाई स्कूल में है, ना इंटर में है, ना ग्रेजुएशन में है। हर शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य क्या होता है कि जल्दी जल्दी सिलेबस करा दो, बच्चे याद कर लें, ज्यादा से ज्यादा नंबर ले आए, लेकिन नैतिक मूल्यों को कोई ध्यान नहीं देता है। और क्या है, अनुशासन का अभाव, डिसिप्लिन। बच्चों के अंदर वो डिसिप्लिन अब नहीं रह गया है। लोगों को टोकना, डांटना, समझाना बुरा लगता है, लोगों को लगता है लोग हमको सिखा रहे हैं। ये भी मूल्य ह्रास का एक बड़ा कारण है। फिर क्या भैया, स्वार्थ है। हर आदमी अपने अपने स्वार्थ में लगा है, हर आदमी अपना फायदा चाहता है। तुम्हारा नुकसान होता है, हम जान रहे हैं तुम्हारा नुकसान हो रहा है, लेकिन तुमको हम अच्छी बात नहीं बताएंगे। क्यों? क्योंकि हम स्वार्थी हैं, हम चाहते हैं कि बस मेरा लाभ हो, दूसरे का लाभ ना हो। ये भी एक इंपॉर्टेंट है। एक मैंने बोला इसमें क्या भैया, सोशल मीडिया है ना। सोशल मीडिया का मतलब है कि आजकल, पहले हम लोगों को सारी जानकारी अपने बड़े बुजुर्गों से मिलती थी, लेकिन अब बच्चा क्या कर रहा है, टीवी में देख रहा है, मोबाइल में देख रहा है, फेसबुक में देख रहा है, यूट्यूब में देख रहा है, गूगल में देख रहा है। वहां पे कुछ अच्छी चीजें मिलती हैं, कुछ बड़ी खराब चीजें मिलती हैं। कभी कभी आप किसी मूवी में या किसी यूट्यूब चैनल में आप देखिएगा, किसी बदमाश का या किसी गंदे आदमी का या किसी खलनायक का एक बड़ा महिमा मंडन कर दिया जाता है कि साहब ये बड़ा अच्छा था। तो लोग, बच्चे ये देखते हैं, आकर्षित होते हैं। बच्चे मूवीज में देखते हैं कि हाँ कोई हीरो है, वो कोई रॉबरी कर रहा है, चोरी कर रहा है, या डकैती कर रहा है, या कोई गलत काम कर रहा है जिसकी वजह से उसको पैसा मिल जा रहा है, तो वो इन चीजों की आकर्षित होते हैं। उसके अलावा सोशल मीडिया का आप जानते हैं खुला मंच है, जहाँ पे हर तरह के लोग आते हैं। अच्छी बातें भी होती हैं, गंदी बातें भी होती हैं, खराब बातें भी होती हैं, तो लोग उसको देखते हैं। इसलिए भी बच्चों के अंदर इस तरह के मूल्यों का जो है अभाव है। और बाकी मैंने कहा अर्थ की प्रधानता, यानी पैसे की प्रधानता।
एक समय था जब लोगों के अंदर नैतिकता, ईमानदारी या बात की वैल्यू होती थी। वर्तमान में थोड़ा ये कम हो गया है। वर्तमान में प्रधानता या इंपॉर्टेंस देते हैं अर्थ को, यानी पैसे को, इसलिए भी बच्चों के अंदर मूल्यह्रास हो गया है। तो हमने जो ये एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं, जो हमने इसके दिए हैं कि हाँ ये 7-8 दे दिए हैं, जो ऐसा आवश्यक नहीं कि एग्जाम में यही आ जाए, हो सकता है कोई और भी आ सकता है कि मूल्यह्रास का कारण क्या है। तो आप ध्यान रखिएगा, अधिकतर ऐसे क्वेश्चनों में आंसर होता है ये सभी, क्योंकि सारे होते हैं। ठीक है भाई, तो आप याद रखिएगा, हो सकता है ऑप्शन में आ जाए ये सभी। और एक चीज और भी आपको बता दें कि संविधान जो है ना, उस संविधान में भी मूल्यों का उल्लेख है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि संविधान में जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना, वहां पे मूल्यों का उल्लेख है। इस बात को ध्यान रखिएगा कि संविधान के किस भाग में मूल्यों को स्पष्ट किया गया है। तो संविधान की प्रस्तावना में मूल्यों को स्पष्ट किया गया है। देखिए, अब हम लोग बात करेंगे संवैधानिक मूल्यों की। मानवीय मूल्य तो हो गए, अब संवैधानिक मूल्य क्या है, उनकी डिफिनेशन देते हैं और वो उनके जो प्रकार हैं उनके विषय में बात करते हैं। देखिए, भारतीय संविधान में दिए गए मूल्यों को ही संवैधानिक मूल्य कहा जाता है। जब हम इन्हीं मूल्यों का प्रयोग शिक्षा एवं शिक्षण को और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए करेंगे तो इन्हें बोलते हैं संवैधानिक मूल्य। यानी आप ये कह सकते हो कि संवैधानिक मूल्य का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे संवैधानिक मूल्य वो मूल्य हैं जिनका उल्लेख संविधान में है, और इन्हीं मूल्यों का प्रयोग करके हम शिक्षा और शिक्षण को और अधिक प्रभावशाली बना सकते हैं। जब हम छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं या किसी भी क्लास के बच्चों को पढ़ाते हैं तो मानवीय मूल्य तो हो गए, संविधान भी हमें कुछ मूल्य बताता है जिन्हें हमें प्रयोग में लाना है जब हम बच्चों को शिक्षा दें। तो कौन कौन से हैं, तो भैया संवैधानिक मूल्य 5 तरह के माने जाते हैं, जो कि ये रहे आपके सामने। नंबर 1 है स्वतंत्रता यानी फ्रीडम, दूसरा है समानता इक्वलिटी, विश्व बंधुत्व ब्रदरहुडनेस, चौथा है सामाजिक न्याय सोशल जस्टिस, और 5वां है धर्मनिरपेक्षता यानी सेकुलरिज्म। तो ये 5 संवैधानिक मूल्य हैं जिनका प्रयोग हमें शिक्षण के दौरान करना है। यानी जब बच्चों को पढ़ाना है तो इन संवैधानिक मूल्यों का पालन करना पड़ेगा, स्वतंत्रता का, समानता का, विश्व बंधुत्व का, सामाजिक न्याय का और धर्मनिरपेक्षता का। चलिए एक एक करके इनके विषय में और आगे बात करते हैं। तो सबसे पहला है स्वतंत्रता। क्या मतलब है इसकी, समझिएगा। यानी देखिए, स्कूल में हर शिक्षक को एक ऐसा माहौल बनाना चाहिए कि बच्चे स्वतंत्रता का अनुभव कर सकें, और जब वो अनुभव कर सकेंगे कि हाँ हम फ्री हैं, तो इस माहौल में क्या होगा, बच्चों का सर्वांगीण विकास होगा। वो किसी, देखिए, डर के साथ बच्चे पढ़ नहीं सकते हैं, तो बिना किसी डर के, बिना किसी दबाव के, बिना किसी भय के टीचर भी पढ़ाए और बच्चे भी उसी माहौल में पढ़ें। इस माहौल में क्या होगा, बच्चे अपनी भावनाओं को अच्छी तरह से व्यक्त कर पाएंगे, अपनी बात को अच्छे से बता पाएंगे, और जो टीचर है ना, वो भी अपनी बात को बच्चों को सामने सही ढंग से रख पाएंगे। उनके मन में किसी तरह का डर नहीं होना चाहिए। तो हमारा जो संविधान है वो हमें जो ये स्वतंत्रता की भावना देता है, ये उसी संवैधानिक मूल्य के अंतर्गत आता है कि हम बच्चों को पढ़ाते समय ऐसा माहौल रखें कि हर बच्चा और हर अध्यापक पढ़ते और पढ़ाते समय स्वतंत्रता का अनुभव कर सके। जितना बच्चा देखिए फ्री होकर पढ़ेगा, आप भी समझते होंगे कि बच्चा जब फ्री माइंड होकर पढ़ता है और टीचर फ्री माइंड होकर पढ़ाता है, तभी तो बच्चा पढ़ पाएगा। ठीक है ना। और जो स्वतंत्रता का जो ये हमारा मूल्य है, आप अगर इसको संविधान के हिसाब से समझें तो स्वतंत्रता जो है हमारे संविधान के अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक आती है। 19 से लेकर 22 तक। तो ये हो गया पहला पॉइंट। अब बात करेंगे हम लोग दूसरे पॉइंट की। नंबर 2 पॉइंट की बात करेंगे। नंबर 2 पॉइंट है समानता यानी इक्वालिटी। यानी प्रत्येक छात्र के लिए, मेरी क्लास में जितने भी बच्चे हैं, जितने भी छात्र हैं, सभी के लिए सफलता के लिए एक समान अवसर होना चाहिए। सभी को समानता का व्यवहार होना चाहिए। किसी भी कंडीशन में, किसी भी पृष्ठभूमि के आधार पर उनके साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। उनकी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक,
किसी भी दशा के आधार पर उनके साथ असमानता का व्यवहार न हो, बल्कि सभी के साथ कैसा व्यवहार हो, समानता का। आपने मेरे समावेशी शिक्षा वाले टॉपिक में बाकायदा पढ़ा था, जिसमें कहा गया था कि समावेशी शिक्षा क्या है। वह शिक्षा जो बच्चों की पृष्ठभूमि को देखे बगैर सभी छात्रों को समान रूप से लाभान्वित होने के लिए या सफलता के अधिकतम अवसर प्रदान करे। यानी यहाँ पर बच्चों की सफलता के लिए अधिकतम अवसर देने हैं, लेकिन सभी को, चाहे वो किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, लड़का हो, लड़की हो, कोई भी हो, सभी के साथ समानता का व्यवहार होना चाहिए। बच्चों को ये ना लगे कि सारी सुविधाएं अमीर बच्चों के लिए है, हमारे लिए नहीं है, या हम सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, हमारे लिए इतने सारे अवसर नहीं है। तो ऐसा नहीं है, सभी के लिए अवसर होने चाहिए, है ना। सभी के साथ समानता का व्यवहार होना चाहिए। तो ये हो गया समानता। एक चीज और भी, समानता का अधिकार जो है वो संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक में दिया गया है। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक में। अब बात करेंगे हम लोग तीसरे पॉइंट की। नंबर 3 पे आएगा विश्व बंधुत्व, वर्ल्ड ब्रदरहुडनेस। मतलब क्या है? मतलब ये है कि विश्व में सभी लोग जो निवास करते हैं वो सभी आपस में भाई भाई हैं। अब यहाँ विश्व की जगह हम स्कूल के संदर्भ की बात कर लेते हैं, तो स्कूल के हिसाब से विश्व बंधुत्व का मतलब हो जाएगा कि बच्चों के अंदर ये भावना होनी चाहिए कि स्कूल के सभी छात्र मेरे परिवार के, मेरे ही भाई बहन जैसे हैं। एक क्लास का बच्चा अपने से बड़ी क्लास के बच्चों का सम्मान करे बड़े भाई की तरह, और अपने से छोटी क्लास के बच्चों के प्रति स्नेह रखे अपने छोटे भाई की तरह। यानी जो भाईचारा बच्चों के अंदर होना चाहिए, उसी को बोलते हैं क्या? विश्व बंधुत्व की भावना। अब ये संविधान में उल्लेखित है, लेकिन स्कूल के संदर्भ में आप समझ सकते हो कि बच्चों को ये ना लगे कि नहीं मेरे भाई बहन मेरे घर में हैं। बच्चों को लगे कि स्कूल के सभी छात्र और छात्राएं उनके क्या भी आप भाई बहन। तो इसी को बोलते हैं क्या? विश्व बंधुत्व की भावना। अब ये 3 पॉइंट हो गए हैं। चलिए बात करते हैं हम लोग चौथे पॉइंट की। अब चौथा नंबर है सामाजिक न्याय, यानी सोशल जस्टिस का। क्या होता है सोशल जस्टिस? यानी देखिए, हमारा जो भारतीय समाज है ना, बहुत विविधता वाला है। यहाँ पे हर जाति और धर्म के लोग हैं। तो किसी भी बच्चे के साथ उसकी जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, पंथ के आधार पर, आर्थिक विषमता के आधार पर, किसी तरह के आधार पर बच्चों के साथ छुआछूत की भावना या लिंग भेद की भावना न हो। ऐसा न हो कि एक ही जाति के बच्चों को हम ज्यादा पढ़ा रहे हैं और जो कमजोर जाति के लोग हैं उनको कम पढ़ा रहे हैं, या लिंग भेद ना हो। मतलब ऐसा ना हो कि हम लड़कों के लिए तो बोल रहे हैं कि नहीं इसको पढ़ाओ आगे जाके कुछ करेगा, और लड़की के लिए कह रहे हैं कि नहीं इसको मत पढ़ाओ, क्या फायदा, समय खराब है, आगे जाके चूल्हा चकियाई करनी है, या क्या जरूरत है ज्यादा पढ़ाओ नहीं बिगड़ जाएगा। हालांकि आजकल तो ऐसा नहीं है, लेकिन आपने पुराने जमाने में सुना होगा, लोग बोलते थे कि लड़कियों को ज्यादा ना पढ़ाओ बिगड़ जाएंगी, या लड़कियों को क्या पढ़ाने से फायदा क्योंकि उन्हें आगे जाकर चौका चूल्हा करना है, ऐसी सी बात है। हालांकि आजकल तो ये खत्म ही हो गया है, और जो लोग ये टीईटी तैयारी कर रहे हैं वो देखते होंगे कि अगर आप किसी भी कोचिंग में जाएंगे तो आज की डेट में 80% ये सुपर टेट या सहायक अध्यापक में गर्ल्स, महिलाएं, लड़कियां हैं, लड़के नहीं। तो अब तो ये सब चीजें खत्म हो रही हैं, लेकिन फिर भी ये हमारे संवैधानिक मूल्यों में है कि सामाजिक न्याय होना चाहिए, समाज में सभी की हिस्सेदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। किसी भी व्यक्ति के साथ छुआछूत का व्यवहार, किसी भी व्यक्ति के साथ किसी तरह के भेदभाव का व्यवहार, लिंग के आधार पर, किसी भी आधार पर, उसकी जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, पंथ के आधार पर कतई स्वीकार्य नहीं है। तो ये होगा चौथा पॉइंट। अब बात करते हैं हम लोग 5वें पॉइंट की। देखिए 5वां पॉइंट है धर्मनिरपेक्षता, यानी सेकुलरिज्म। यानी इसका मतलब क्या, पहले तो समझिएगा संविधान में क्या है। संविधान में अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक धर्मनिरपेक्ष वाली बात कही गई है। और आप ये भी समझ लें कि संविधान का जो 42वां संविधान संशोधन था, 42वां, जो कि 1976 में हुआ था, इंदिरा गांधी जी के शासनकाल में 1976 में 42वां संविधान संशोधन है। वहां पे धर्मनिरपेक्ष की जगह शब्द बना दिया गया पंथ निरपेक्ष। लेकिन खैर वो संविधान की बात है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या है? हम विद्यालय में छात्रों के साथ में
धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे, यानी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी जितने भी धर्म हैं सभी बालकों को समान शिक्षा देंगे। हम भेदभाव नहीं करेंगे, ये हिंदू है इसको पढ़ाना है या ये मुस्लिम है इसको पढ़ाना है, और बच्चों के अंदर भी धर्मनिरपेक्षता की भावना को लाएंगे। ये धर्मनिरपेक्षता की भावना का मतलब क्या है? एक सिंपल सी बात है, अपने धर्म का सम्मान करने के साथ साथ दूसरे के धर्म का भी मान सम्मान करना ही धर्मनिरपेक्षता कहलाती है। अब सीधी सी बात है, मान लीजिए कोई मुस्लिम है या कोई हिंदू है तो वो अपने धर्म से तो प्रेम करता ही होगा, लेकिन धर्मनिरपेक्षता क्या कहती है कि व्यक्ति को, बच्चों को हमें ये सिखाना है कि सभी धर्मों का, जितने भी रिलीजन हैं सभी का सम्मान करना है, सभी के जो नियम हैं उनका हमें सम्मान करना है, किसी का मजाक नहीं उड़ाना है। और वैसे भी स्कूल और विद्यालय या टीचर या छात्रों का कोई धर्म नहीं होता। जब टीचर कोई क्लास के अंदर जाता है तो वो ना हिंदू होता है ना मुस्लिम। इसी तरह बच्चों को भी ना हिंदू है मुस्लिम क्लास के अंदर नहीं है, हिंदू मुस्लिम बाहर है। इसी तरह जब हम शिक्षा देंगे बच्चों को तो NCERT जो बुक्स में दी गई है वो शिक्षा देंगे, किसी तरह की धार्मिक शिक्षा देना नहीं चाहिए। तो ये क्या हो गया हमारा धर्मनिरपेक्ष। ये 5 हमारी मेन चीजें थी तो जो आपने इस वीडियो में देखी। अब हम लोग बात करेंगे इसमें कुछ संभावित इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण आए हुए क्वेश्चन या जो कभी आ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है कि मानव इच्छाओं का जन्म कब होता है? और इसके 4 ऑप्शन हैं, मानव शरीर के साथ, मानव शरीर के बाद, बाल्यावस्था के साथ या कभी नहीं। तो ये 4 ऑप्शन हैं, देखते हैं। देखिए भाई, इस क्वेश्चन का जवाब है कि मानव शरीर के साथ। कैसे? ये सोचिए, एक बच्चे का जन्म होता है, वो दूध मांगता है, उसको भूख लगी है, या वो पानी मांगता है, तो क्या है ये सब उसकी इच्छा है। और दूध वो कब से पीना चालू करता है? बच्चा जन्म के तुरंत बाद दूध पीना या सोना चालू कर देता है। अब जैसे बच्चे को सोना है, ये भी तो उसकी इच्छा है, यानी इच्छाओं का जन्म कहां होगा? मानव शरीर के साथ में, यानी इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है, पहला वाला, फर्स्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मूल्यों की संख्या क्या है? जिन्होंने इस टॉपिक को बहुत ध्यान से पढ़ा होगा वो उसका आंसर तुरंत बता देंगे। ये रहे ऑप्शन आपके सामने, 3, 7, 8 या 5। वीडियो ध्यान से देखा है तो आपको समझ में आ जाएगा इसका आंसर क्या है। चलिए, 5 सेकंड आपके लिए। तो इसका सही ऑप्शन है, आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी 5 प्रकार के। अब अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा है तो आपको आंसर मालूम होगा। हम चाहे तो इसके चारों मतलब 5 बता ही देते हैं। इसका पहला था, याद करिए, वस्तुनिष्ठता। दूसरा था रचनात्मकता यानी क्रिएटिविटी। तीसरा था तथ्यपरकता यानी फैक्टिसिटी। चौथा था भैया ज्ञान की उत्सुकता। ज्ञान की उत्सुकता में आगे इंग्लिश में लिखने की जगह नहीं थी मेरे पास तो मैं लिखा नहीं, ईगरनेस ऑफ नॉलेज। और 5वां है तार्किकता। तो ये 5 हो गए, ठीक है, क्वेश्चन 2 हो गए। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि मूल्यों के विकास में सहायक तत्व कौन कौन से हैं, यानी मूल्यों के विकास में कौन कौन से तत्व सहायता करते हैं। तो चलिए ये रहे 4 ऑप्शन, एक एक करके आपके सामने। पहला ऑप्शन है परिवार, दूसरा है पास पड़ोस, तीसरा है विद्यालय और चौथा है ये सभी। अब देखिए, अगर आपने सही से वीडियो देखा होगा, खासतौर से लगभग करीब 7, जब वीडियो मेरा 7 मिनट का था तब आपने देखा होगा तो आपको आंसर मालूम पड़ गया होगा। तो चलिए अंदाजा लगाइए, आपके लिए 5 सेकंड। तो देखिए, जिन लोगों ने वीडियो बहुत ध्यान से देखा होगा वो समझ जाएंगे कि मूल्यों के विकास में सहायक तत्व क्या होते हैं। भैया परिवार होता है, पास पड़ोस होता है, समाज होता है, विद्यालय होता है, यानी आप कह सकते हो हमारे अंदर जितने भी मूल्य हैं, सामाजिक मूल्य हैं, नैतिक मूल्य है, जो हमारा कैरेक्टर है, चरित्र है, हमारी बातचीत का तरीका है, जितने भी जीवन से संबंधित मूल्य हैं उन सभी के विकास के लिए मेरा परिवार, मेरा फैमिली, मेरे माता पिता, मेरे
पास पड़ोस के लोग, मेरी कॉलोनी, मेरी लोकेलिटी, मेरा स्कूल, मेरा विद्यालय, ये सभी होंगे। तो इसका आंसर होगा आंसर नंबर डी, ये सभी। भैया क्वेश्चन 3 हो चुके हैं। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 है कि अनुशासनहीनता बालक में दिखाती है। मतलब ये कह रहा है कि अनुशासनहीनता बालक में क्या दिखाती है। तो ये रहे इसके 4 ऑप्शन। पहला ऑप्शन कह रहा है मूल्य निर्माण यानी वैल्यू फॉर्मेशन। दूसरा ऑप्शन है मूल्य ह्रास यानी डिप्रिसिएशन इन मोरल वैल्यू। तीसरा है मूल्य परखता यानी वैल्यू टेस्टिंग एबिलिटी। और चौथा है ये सभी। तो फिर से वही बात, जिन्होंने वीडियो ध्यान से देखा समझ जाएंगे मूल्यह्रास अनुशासनहीनता क्या दिखाता है। तो चलिए पहले तो आपका जो समय है वो शुरू हो रहा है। अगले 5 सेकंड आपके ये रहे। देखिए अनुशासनहीनता क्या दिखाती है। अनुशासनहीनता दिखाती है अनडिसिप्लिन। ये दिखाता है कि ये लड़के के अंदर, इस लड़के के अंदर जो मूल्य हैं, मूल्य यानी अपने से बड़ों का सम्मान करना, आदर करना, बातचीत का सही तरीका रखना, ये सब मूल्य जो है खत्म हो गए हैं या खत्म होने वाले हैं। यानी कुल मिला के ये है मूल्य ह्रास यानी डिप्रिसिएशन इन मोरल वैल्यू। यानी इसका आंसर ठीक होगा बी, मूल्य ह्रास। चलिए क्वेश्चन 4 हो चुके हैं। अब बात करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर, यानी अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। तो 5वां क्वेश्चन अपना है कि मूल्यह्रास यानी डिप्रिसिएशन इन मोरल वैल्यू का मेन कारण क्या है। मेन कारण क्या है कि जो लोगों के अंदर मूल्यों का ह्रास हो गया है। तो चलिए ये रहे आपके सामने ऑप्शन। पहला ऑप्शन है एकल परिवार यानी सिंगल फैमिली। दूसरा है आर्थिक कारण यानी इकोनॉमिक फैक्टर। तीसरा है दोषपूर्ण शिक्षा नीति यानी फॉल्टी एजुकेशन। और चौथा है ये सभी। वीडियो देखा होगा आपने ठीक से, लगभग 14 मिनट 20-25-30 सेकंड के आसपास इसका आंसर आपको मिलेगा। जो वीडियो देखिएगा तो लगभग 14 मिनट के आसपास, 14 मिनट 20-30 सेकंड के आसपास आपको आंसर मिल जाएगा। तो जिन्होंने इसको बहुत सही से पढ़ा है वो समझ जाएंगे इसका आंसर क्या है। तो चलिए विकल्प के हिसाब से 5 सेकंड अगले आपका समय शुरू होता है अब। तो आप लोग इतनी देर से वीडियो देख रहे हो, ये तो समझ गए होंगे इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है यह सभी, यानी आंसर नंबर डी सही है। और ये क्यों सही है इसके विषय में अब ज्यादा क्या बताएं, आप वीडियो को पीछे लाइए, 14 मिनट 20-30 सेकंड के आसपास आपको जवाब मिल जाएगा। मतलब वही बात हम बार बार क्यों बोले, ठीक है ना। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अब बात करेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 6। ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि नई शिक्षा नीति यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी वो कब लागू हुई थी। ठीक है ना, नई शिक्षा नीति कब लागू हुई थी। ये भी जिसने वीडियो को ध्यान से देखा होगा, लगभग 10 मिनट 45-46 सेकंड से लेकर 1-1.5 मिनट तक इसके विषय में बताया था, बाकायदा लिखा हुआ था। तो चलिए ठीक है, इसके 4 ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है ए सन 2000, बी ऑप्शन है 2009, सी ऑप्शन है 2005 और डी ऑप्शन है हमारा 1986 1986। तो चलिए जल्दी से सोचिए और आपके पास 5 मिनट हैं, आपका समय शुरू होता है अब। तो भैया नई शिक्षा नीति कब लागू हुई, सही आंसर है 1986। न्यू एजुकेशन लागू कब हुआ भैया पॉलिसी, 1986। यानी आंसर इसका कौन सा सही होगा, आंसर नंबर डी। एक चीज और बड़ी खास बात है, इसमें जो 3 ऑप्शन दिए हैं ना ए बी सी, इन तीनों की बड़ी खास बात है। हम तीनों बातें बोले दे रहे हैं, आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है ना। या नोट क्या, हम पीडीएफ में लिखे दे रहे हैं, एक एक करके आप देख लीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट। देखिए सन 2000 की बात कर रहे हैं। सन 2001 में स्टार्ट हुआ था सर्व शिक्षा अभियान, सन 2001 में, ठीक है। ये 2009 में क्या है, RTE राइट टू एजुकेशन एक्ट, आपने नाम सुना होगा, जिसमें हम लोग बोलते हैं कि 6 से 14 साल तक के बच्चों की फ्री एजुकेशन, अगर दिव्यांग बच्चा होगा तो 18 साल तक की एजुकेशन फ्री, है ना। जिसमें कहा गया था कि 1:30 टीचर स्टूडेंट का अनुपात होगा, ये वाला है। तो RTE कब है, सन 2009 में। हम बात कर रहे हैं 2005 की, तो ये क्या है भैया, NCF यानी नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क, यानी राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा। आपको याद आ गया होगा NCF 2005, जिसके अध्यक्ष हमारे थे कौन, आपके प्रोफेसर यशपाल जी, जिसमें कहा था
एजुकेशन विदाउट बर्डन, जिसमें रविन्द्रनाथ टैगोर का जो सिविलाइजेशन वाला हमारा निबंध है उससे संबंधित चीजें हैं। तो ये जो एनसीएफ है जो रचनात्मकता को बढ़ावा देता है, ये 2005 में आया और न्यू एजुकेशन पॉलिसी यानी नई शिक्षा नीति ये लागू हुई 1986 में। तो चारों देखो, एक चीज और भी है, इस क्वेश्चन से आपका एक नहीं 4 गुना फायदा है। ऑप्शन तो डी सही है, लेकिन इसमें 2000 और 2001 में सर्व शिक्षा अभियान चला, 2009 में राइट टू एजुकेशन, 2005 में एनसीएफ, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन 6 हो गए हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 यह है कि स्वतंत्रता के अभाव में बालक कैसा बन जाएगा, यानी अगर किसी बच्चे की आजादी छीन ली जाए तो वो कैसा बन जाएगा। तो ऑप्शन इसके 4 हैं। पहला ऑप्शन है अपराधी, दूसरा है अराजक, तीसरा है ए और बी दोनों, और चौथा ऑप्शन कहता है कोई नहीं। तो चलिए फिर से वही बात कि आप लोग सोचिए, थोड़ी बुद्धि लगाइए। आपके सामने अभी 5 सेकंड का समय है, तो आपका समय शुरू होता है अब। तो आप लोग इतनी देर से ये वीडियो देख रहे हैं, अब तक ये समझ गए होंगे कि इसका आंसर हो जाएगा सी वाला, दोनों, अपराधी भी अराजक भी। अपराधी आप लोग समझते हैं, अराजक का मतलब होता है ना तोड़फोड़ करने वाला, थोड़ा सा बदतमीज टाइप में, है ना। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी वाला, अपराधी एवं अराजक दोनों। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके अपनी राय हम तक पहुंचाएं। अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक ना किया हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। चलिए जल्द मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।